दोस्तों आज से कुछ सालों पहले हमने 3 साल पहले हमने महाराष्ट्र का सबसे पहला वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने बहुत कम टाइम के अंदर बोर्ड एग्जाम में आने वाले हर टाइप के क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम के अंदर कवर किया था। बट गाइस हिस्ट्री फिर से दोहराई जा रही है एंड बोर्ड एग्जाम अब आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए ये चीजें हम फिर से लेके आ रहे हैं। गाइस अगर इस वीडियो में बोल रहा हूँ 5 या 10,000 लाइक भी कम है, जितना प्यार दिखा सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर एक एक बच्चा जितना कमेंट कर सकता है ज्योमेट्री को लेके भाई आप करें ज्योमेट्री का भी बस एक कम से कम टाइम के अंदर का वीडियो जो उस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए वैसा भी हम करवा देंगे। बट जितना कमेंट कर सकते हो क्योंकि देखो गाइस आपका हमारे ऊपर हक है, हमारा भी आप पे हक है कि प्यार दिखाओ भाई। और हर बच्चा आज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। ऐसा ही वीडियो साइंस के लिए चाहिए, साइंस 1 साइंस 2 हिस्ट्री ज्योग्राफी जो चाहिए हक से मांगो भाई, हक से पूरा। ओके तो भाई एक मिनट, अलजेब्रा सुनने से पहले ये मेरी बात सुन लो। आज गाइस ना ऐसी चीज मैं आप लोगों को दूंगा ना जो बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर वही चीज आने वाला है। एंड गाइस बताना चाहूंगा वीडियो डिलीट हो जाएगा तो 7:30 बजे आ जाना। आज कंफर्म एवरग्रीन टॉपिक मराठी का, हिंदी का, इंग्लिश का एवरग्रीन राइटिंग स्किल दिया जाएगा जो 2026 में वही दिखाई देगा 100% गारंटी के साथ। तो भाई कितने बजे मिलेंगे? आज शाम को 7:30 बजे। एंड गाइस अगर इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, अगर इस पे आपने आने से पहले 2000 लाइक ठोक दिया तो एक और वादा करता हूं कल के दिन 7:30 बजे बस 10 टॉपिक मैं दूंगा इंग्लिश का, वो सभी 10 के 10 टॉपिक आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में दिखाई देंगे। तो चाहते हो चलो फटाफट अपना पावर दिखा दो। अब आ जाओ अलजेब्रा में फटाक से। चलो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। सबसे पहली बात तो इसमें एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो पहले साइन समझ लो, प्लस प्लस अगर अपोजिट साइन है तो इक्वेशंस को क्या करना पड़ता है? इक्वेशंस को माइनस करना रहता है। और अगर सेम साइन है तो इक्वेशंस को ऐड करना रहता है। वही सेम फंडा भाई समझ रहे हो ना? डे टू डे लाइफ में अगर अपोजिट चीजें है तो अट्रैक्ट होती है इन टर्म्स ऑफ बायो, एंड सेम चीजें है तो रिपल होती है। तो वैसे ही याद रखो, कोई टेंशन नहीं है। सो गाइस अब यहां इससे रिलेटेड एक और टाइप मैं बता देना चाहता हूं। जैसे मान लो जैसे एग्जांपल, मैं एग्जांपल बस ले रहा हूं 5x 3y इक्वल टू 6, 7x 3y इक्वल टू 9 ऐसा दिया हुआ। देखो हमें ध्यान देना है सेम वेरिएबल है, सेम कोएफिशिएंट है और सेम साइन है तो इक्वेशंस क्या हो जाएगा? माइनस होगा। तो जब भी माइनस होता है तो अंदर के सभी साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। जो प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा, जो प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, समझ में आया? और गाइस इनकेस अगर यह ऐसा रहता, अगर ऐसा रहता ओके ये 3 है ओके और यहां माइनस रहता तो देखो गाइस अपोजिट साइन है ना, अपोजिट साइन है तो इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे x प्लस 7y इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। ओके अब देखो गाइस अगर इस पे ध्यान से देखोगे तो हमें सेम वेरिएबल के साथ सेम कोएफिशिएंट भी चाहिए। वेरिएबल तो सेम है बट कोएफिशिएंट किधर सेम है? यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। सेम वेरिएबल बट कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो भाई किसी एक को हमें सेम करना रहेगा। तो हमारे लिए ज्यादा आसान कौन सा है? देखो ये 3 है, यहां भी हमें क्या चाहिए? 3 चाहिए। और अगर इसको हमें सेम करना है, इसको भी आप सेम कर सकते हो बट गाइस 7 के टेबल में 2 नहीं आता और 2 के टेबल में 7 नहीं आता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एक 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई एंड 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई, ऐसे करना पड़ेगा। मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर यहां करते हैं तो देखो यहाँ 1 है तो बस हम यहाँ 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे अगर मैं यहां करूं, ये इक्वेशन आपको बना के दिखाऊं नए तरीके से, तो ये पूरे को 3 से कर 3x, फिर इसको 3 से करे और इसको 3 से करे 30 हो गया अंदर। इसके बाद नीचे वाला तो इक्वेशन वैसे ही, ये देखो ऐसा। एंड गाइस जब भी सेम वेरिएबल, सेम कोएफिशिएंट और साइन भी सेम है तो इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो देखो और माइनस करते हैं और अंदर के सभी साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस। तो गाइस इस टाइप का क्वेश्चन भी अपने को पूछा जाता है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। समझ में आया? तो मैंने ये बता दिया। अब चलते गाइस हाँ ग्राफ। ग्राफ के बारे में डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो देता हूं जिसको ग्राफ को आप पूरी तरीके से देखोगे तो ज्यादा क्लियरली समझेगा, तो वाला वीडियो देखना। अब चलते आगे। हाँ गाइस एक इस तरह का डिटरमिनेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, क्या करना? बस इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया एंड बीच में माइनस का साइन दे दो। ऐसा कर दोगे आपका आंसर डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आ जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद गाइस ये देखो क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में मेरा जो तरीका है जो बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं,
क्रैमर्स रूल के अंदर गाइस हमें x और y मतलब जो भी वेरिएबल, अगर यहाँ m और n दिया है तो m और n बोलो, ओके जो भी दिया हुआ है, तो यहाँ मान लो x और y, तो x और y हमें फाइंड करना है। तो गाइस इसके लिए हमें x के लिए होता है dx बाय डी एंड y के लिए रहता है dy बाय डी, ऐसा ये। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये कि सर ये d कैसे फाइंड करेंगे, dx कैसे फाइंड करेंगे, dy कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात तो मेरा हमेशा सा तरीका, मैं पहले इक्वेशन यहां लिख लूं ऐसा, मतलब इक्वेशन आप लोगों के लिए लिख लेता हूं 4x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 5। अब गाइस मेरा जो तरीका है इसको यूज करोगे तो आपको बहुत आसान रहेगा। पहले वाले इक्वेशन का ये पहला वाला कोएफिशिएंट मैं a कंसीडर करता हूं, इसको b कंसीडर करता हूं। दूसरे वाले इक्वेशन का पहला वाला कोएफिशिएंट ये c और ये d, और ये दोनों कांस्टेंट टर्म का पहला वाला पार्ट e और f ऐसे। अब मुझे जो d फाइंड करना है उसके लिए मैं कंसीडर करता हूं a b c d, ओके। एंड गाइस a क्या है 3, b क्या है -4 एंड c क्या है 4 एंड d क्या है 3, ओके। बस गाइस अभी देखो जैसा मैंने बताया डिटरमिनेंट्स बस वैसा सॉल्व करो, d मिल जाएगा। अब दूसरी बात dx किस तरह से फाइंड किया जाता है, मैं इसको ये कर दूं, dx किस तरह से फाइंड किया जाता है, dx ये देखो ध्यान से एकदम अच्छे से, हाँ ac की जगह पे ef ले लो और bd वैसे का वैसा ही रखो, हो गया। अब ef की वैल्यू क्या है 10 5 एंड bd की वैल्यू क्या देखो -4 और 3, -4 और 3, देखो मिल गया डिटरमिनेंट। फिर से क्रॉस सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। एंड dy के लिए देखो गाइस अब मैं क्या करूंगा, bd के जगह ef रखूंगा और ac वैसे का वैसा ही, ओके। फिर से ac क्या a और c कितना 3 और नीचे 4, ef कितना है 10 और 5, बस रखो डिटरमिनेंट के लिए सॉल्व करो तो d dx dy आ गया। यहाँ dx की वैल्यू नीचे d की वैल्यू, यहाँ dy की वैल्यू नीचे d की वैल्यू, हो गया भाई। सिस्टमैटिक वे में काम खत्म हो गया। कभी कभार गाइस ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये हमें अरेंज करना रहता है, मतलब हो सकता है ऐसा इक्वेशन दिया है 4x ओके 3y, ऐसा मान लो 3y माइनस ऐसा कुछ भी दिया है, ऐसा कुछ भी, तो हमें एक मेरा तरीका यूज किया करो कि x को हमेशा पॉजिटिव में रखो, क्योंकि मैं उसको पत्नी मानता हूं। अगर जिसने मुझसे सॉल्व किया होगा उसको पता है, तो अगर पत्नी पॉजिटिव है तो भाई इसको चेंज मत करो, गड़बड़ हो जाएगा। तो पत्नी को पॉजिटिव रखो। पति वाह है तो पति कैसा भी रहे बस पत्नी के साथ रहना चाहिए, और ये जो नंबर है उसको मैं वो कंसीडर करता हूं, तो वो हमेशा अलग होना चाहिए। तो पत्नी यहां पॉजिटिव है भाई, इसको यहीं रखा, पति को इसके पास लाओ तो 3y हो गया एंड वो अपने आप अलग हो गया, तो ये इक्वेशन अरेंज हो गया। कभी कभार गाइस ऐसा भी हो सकता है, मैं दो तरह का इक्वेशन बता देता हूं। कभी कभार ऐसा भी दिया जा सकता है -4x ओके -4x इक्वल टू -3y इक्वल +5 ऐसा दिया रहेगा। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला था, मैं x को पत्नी मानता हूं, x तो पत्नी है, तो x पत्नी है भाई, पत्नी कभी नेगेटिव नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या क्या सोचेगी। तो पत्नी को पॉजिटिव करो एंड पति कैसा भी रहे भाई बस उसके साथ रहे। तो यहां देखो पत्नी पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इसके जगह को चेंज करना पड़ेगा, इसकी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। -4x इक्वल के उस साइड गया तो +4x हो गया, किसके पास है पति, और पति कैसा भी रहे बस इसके साथ रहे, तो ये इसके साथ ही है। अब ये दोनों के देखो ये माइनस, ये जगह नहीं चेंज कर रहा, ये नेगेटिव था ना, तो ये इसके पास आई तो पॉजिटिव हो गए, पर ये दोनों के साथ वो भी है तो वो को अलग करना पड़ेगा, तो झगड़ा हो जाएगा, तो ये दूसरे साइड जाएगा, +5 था तो क्या हो गया -5। तो इस तरह से इक्वेशंस जब दिया रहता है तो हम उसको रीअरेंज करके प्रॉपर करते हैं, देन उसके बाद उसके अंदर की वैल्यू को कंसीडर करते हैं। ये बातें याद रखना, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब गाइस एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि बहुत सिंपल है, देखो 4/x + 5/y इक्वल टू 7। इसमें कैसा कंसीडर करना है, कुछ नहीं करना है भाई। देखो 1/x जो दिया है, 1/x के जगह पे आप a कंसीडर कर लो, 1/y के जगह b कंसीडर कर लो, या तो m और n आपको पसंद है तो वो भी कंसीडर कर लो। तो ये 4 बचा और 1/x के जगह हमने क्या लिया a + 5 एंड 1/y के जगह क्या लिया b 7, बन गया ना उसी की तरह इक्वेशन। सेम गाइस यहाँ भी वैसी इक्वेशन हो जाएगा, 1/x के जगह a देन इसके प्लस 1/y के जगह b, आगे 4 था और ये 1/y के जगह b हो गया 5। बस देखो वैसा इक्वेशन बन गया ना, सेम कोएफिशिएंट सेम नहीं दिखाई दे रहा तो किसी ने किसी एक कोएफिशिएंट को क्या करो, से वैसे का वैसा ही इक्वेशन दिखाई दे रहा है। समझ में, या तो गाइस इसमें देखो क्रॉस रिलेशन सेम दिखाई दे रहा है
तो एक बार इक्वेशंस को ऐड भी कर सकते हो और एक बार इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, बट इसके अंदर ओवरऑल पहले जैसा ही पैटर्न फॉलो करना है। ओके, अब देखो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सेम है भाई वैसा ही। ये देखो मतलब 4 मतलब 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने ए ले लिया एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने बी ले लिया। बस इक्वेशन अब कैसे बन जाएगा, देखो इक्वेशन कैसे बन जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह ए, तो ये हो जाएगा ए प्लस 1 है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये तो डायरेक्ट कुछ ऊपर नंबर है ही नहीं है ना, तो डायरेक्ट बी इक्वल टू 3। सेम गाइस देखो यार 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह हमने क्या लिया, ए लिया है माइनस 3 और ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 3b इक्वल टू 5 बन गया। और इसी इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें ए और बी की वैल्यू क्या कर लेनी है, आराम से फाइंड कर लेनी है। ओके, अब गाइस देखो मैं आप सभी को बार बार, पहले ये मैं मैं पूरा कंप्लीट करवा लेता हूँ, लास्ट में कुछ और चीजें बोलूंगा जिसको ध्यान से सुन के जाना। मैं बोलना चाहूंगा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में इसलिए फंसा था क्योंकि उनको चक्रव्यूह तोड़ना आता था पर रिटर्न आना नहीं आता था, वो चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा। तो 2 नंबर्स डिफर बाय 3, देखो इस सबसे पहले नंबर्स को कंसीडर कर लो, एक को x ले लो, एक को y ले लो। ओके, अब जैसा लाइन दिया हुआ आपको इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिस बच्चे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने आ गया उसकी लाइफ जिंगल आला। तो 2 नंबर्स डिफर बाय 3, एक नंबर x है दूसरा y है, दोनों के बीच का डिफरेंस माइनस है इक्वल टू 3 बन गया। एंड ये पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा क्या लिखा है, द सम ऑफ टॉइज द स्मॉलर नंबर। अब इसमें से स्मॉलर नंबर मैंने y को लिया है, तो क्या लिखा, सम मतलब प्लस टॉइज दी स्मॉलर नंबर को डबल करना है, तो स्मॉलर नंबर y था उसको मैंने डबल कर दिया। आगे एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, और ग्रेटर नंबर को ट्रिपल करना है, तो ग्रेटर नंबर x था उसको ट्रिपल करना है। इज मतलब इक्वल, आगे 19 हो गया भाई, इक्वेशन तैयार। बस इक्वेशन को बैलेंस कर लो, यहाँ सेम वेरिएबल यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अपोजिट साइन है इक्वेशन, मतलब क्या हो जाएगा ऐड, और इस तरह से y निकल जाएगा। y निकल गया तो y की वैल्यू को x के जगह y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, x की वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं बोलना चाहूंगा कि आप सभी को अगर इक्वेशन फ्रेम करने आ रहा है तो आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। आगे सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब फादर एंड सन दोनों का एज फाइंड करना है, प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो फादर के एज को x ले लो, सन के एज को y ले लो। अब देखो क्या लिखा, सम ऑफ फादर के एज को x लिया, सम बोला है, सम मतलब प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब सन का एज को y लिया था, इसको डबल करना है। देखो लगा है ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन के एज को डबल करना है। इज मतलब इक्वल 70। ओके, आगे अब क्या लिखा है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर की एज को x लिया था, अगर हम इसको डबल करते हैं एंड ऐड मतलब वही प्लस ई टू द एज ऑफ हिज सन के एज को इसमें ऐड करते हैं, सन के एज को मतलब y, तो इज मतलब इक्वल 95। भाई मैं बोल रहा हूं ना, अगर जिसको इक्वेशन फ्रेम करने आ गया भाई, कैसा भी क्वेश्चन, ये इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 2 दे दो, बस भाई क्या करो, अगर आपको चाहिए तो देखो यहां 2 है, यहां भी 2 कर दो, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट सेम साइन है, तो इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एक x की वैल्यू निकल जाएगी, किसी इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम को कंप्लीट करते हैं। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गाइस देखो, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे सिंपल सी बात है भाई, ये देखो इसका हाईएस्ट इंडेक्स, जिसका भी हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, जिस भी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल सेम है और हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, तो समझ लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो इसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 है। ओके, पर कभी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनको अपने को बैलेंस करना रहता है, समझ में आए, तो इसको तो डायरेक्ट देख के पता चल रहा है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद गाइस ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में आते हैं कि इसमें से ए बी सी निकालना है। तो देखो मैंने आप लोगों को बोला, जो अब इस सेकेंड चैप्टर के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, ये देख के समझ में आ जा रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। तो याद रखो, जिसका हाईएस्ट इंडेक्स माइनस में है, उसको हमेशा किस में करो, पॉजिटिव में करो। पॉजिटिव मतलब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब कहने का मतलब एक साइड 0 चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बट कौन से साइड 0 करे सर, तो देखो गाइस ये माइनस है ना,
तो ये माइनस मत रखो, तो ये सभी को इस साइड लेके आ जाओ, तो ये माइनस वाई स्क्वायर इस साइड है तो प्लस हो गया। तो ये तो अपने जगह पे ही है क्योंकि हमें एक साइड करना है, ये भी इस साइड आ गया -10 और इस साइड सब क्या बचा 0। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन गया कि नहीं। तो हमें सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बनाना है। हाँ, अगर ये पॉजिटिव होता, अगर इनकेस अगर ये पॉजिटिव होता तो हम इसको इधर चेंज कर देते और इस साइड 0 कर देते। समझ में आया? तो बस ये लॉजिक याद रखो, समझ में आया? ये लॉजिक आपको याद रखना है। एक मिनट में आप देखो, कंपेयरिंग विथ, सबसे पहले कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए बी सी, ए के जगह पे क्या है देखो 1, बी के जगह पे क्या है 2 एंड सी के जगह पे क्या है -10 हो गया। इसके बाद गाइस के टाइप के क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अपने बुक में जो के टाइप के क्वेश्चन है ना, जरूर भाई करके जाओ, एग्जाम्स में के टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं। तो देखो ये जो इक्वेशंस दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब गाइस जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है, जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां क्या करना है, वहां क्या करना है, ये 3 को ऐसा रख दो, ऐसा 3 को रख दो, बस बस ऐसा 3 को रख दो, ऐसा 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 10 3 30 प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस 27 इक्वल टू 0, -27 इक्वल टू सड़ेगा तो +27 हो जाएगा और 9 को डिवाइड में लेके आ जाओ। ओके, ये मल्टीप्लाई है ना, इक्वल की साइड का तो डिवाइड, तो के इक्वल टू कितना आ गया 3। मतलब कहने का मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ, के टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अब गाइस फैक्टराइजेशन मेथड, उससे ओके गाइस, इसके अंदर टोटल 3 मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा फॉर्मूला मेथड। ये तीनों मेथड आपको आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ सब में सॉल्व करने का तरीका फॉर्मेट सेम है, अगर फॉर्मेट को आप समझ लेते हो तो आपकी लाइफ जिंगल वाला। तो चलो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ। क्या पैटर्न फॉलो करना है, मेरा पैटर्न का तरीका ये है, और मेरे अगर आपने मेरे बहुत पहले वीडियो सब देखे हैं तो मैं इसी तरह से करवाता हूँ। प्लस, ये वाला प्लस उठा के ऐसे ही रख लिया, प्लस माइनस माइनस, ये देखो प्लस माइनस माइनस। अब ये दो साइन इधर मिल गया, अब ये दोनों को कंपैरिजन करो, प्लस माइनस माइनस। ओके, देखो मैंने प्लस लगा दिया, प्लस माइनस माइनस लगा दिया, अब यहां 2 मिल गया, अब दोनों कंपैरिजन करो, प्लस माइनस माइनस। मतलब कहने का मतलब हमें 2 नंबर ऐसा चाहिए जिसका माइनस करके, ये बीच वाला नंबर जिससे पता चलता है कि प्लस करके चाहिए माइनस करके, हमें 2 नंबर ऐसा चाहिए जिसका माइनस करके यहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब सबका मालिक 1, कुछ नहीं दिखाई दे रहा मतलब 1। हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसको माइनस करके 1 आए, माइनस करके क्या है 1 आए, एंड उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 20 है। मल्टीप्लाई देखो 20 मल्टीप्लाई करके 20 है, तो कौन सा भाई 5 4 जा 20, और 5 में से अगर मैं 4 माइनस करता हूं, 5 में से अगर 4 माइनस करता हूं तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा ना, आगे कि नहीं। तो ये दोनों यहां से लिख के रख दो ऐसे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, और 5 में से 4 को माइनस किया तो 1 आया। बस फिर इसके जगह पे रख देने का, एक्स स्क्वायर क्या है हमारा प्लस 5x माइनस 4 है, इसके जगह पे ये दोनों को रखने का, और वेरिएबल जो है वही x वेरिएबल, और स्टार्टिंग और एंडिंग वैसे का वैसे लगा देने का। हो गया। अब दो का ग्रुप बना दो, दोनों में से मुझे बताओ सेम वेरिएबल कौन सा है, x बाहर आ गया, एक एक वेरिएबल लिया तो एक यहां फिर भी बच गया, x प्लस एक निकल गया, ओनली 5 बचे। अब देखो गाइस, दोनों साइड x तो दिखाई नहीं दे रहा पर 4 के डबल में 20 आता है, तो 4 निकाला, यहाँ क्या बचा x माइनस माइनस प्लस 4 5 20 इक्वल टू 0। कहने का जो आंसर इधर आएगा वही आंसर इधर भी आएगा। अब गाइस x प्लस 5 कॉमन, दोनों साइड से कॉमन निकाल लिया, ये देखो x प्लस 5 x प्लस कॉमन निकाल लिया, क्या बचा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करो, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब प्लस 5 इक्वल के साइड आएगा, प्लस 5 इक्वल के साइड आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 5 इक्वल के साइड गया तो माइनस 5 हो जाएगा, और 4 उस साइड गया तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके, माइनस 4 इक्वल के साइड गया तो प्लस 4 हो जाएगा। तो भाई ये हो गया, दोनों हमने x की वैल्यू निकाल दी है। ऐसे ही फैक्टराइजेशन मेथड होता है,
एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में गाइस मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा मारामारी मार्केट में फैला हुआ है, बहुत मारामारी फैला हुआ है। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का अपने चैनल पे भाई कई सालों से मैंने दोनों मेथड बना के रखा है। आपको दोनों में से जो भी मेथड सिंपल लगे, तो दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। एंड गाइस दोनों में स्कोर मिलता है। अगर आपके प्रदीप सर ने बोला तो मुझे लगता है आपको मानना चाहिए, बाकी चॉइस और मर्जी आपकी है। मैंने बोला भाई इतने साल हो गए बोर्ड एग्जाम देखते हुए, समझ में आ रहा है, इतने हमने स्टेट लेवल के टॉपर्स, हम अपने मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमने इतने टॉपर्स दिए, क्रिएट किए हैं भाई। तो मैंने जो बोल रहा हूँ वो चीजें जो बोल रहा हूँ ना, वो पत्थर की लकीर है भाई, उसको ध्यान से सुनने का। तो मैं इसलिए बोलूंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो दे देता हूँ, वो दोनों को जरूर देखो, क्योंकि आपको तभी ज्यादा समझेगा। ओके, ये दोनों के, एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है, एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है, ये दोनों में से एक टाइप का क्वेश्चन आता है, तो उसको आपको देखना चाहिए, तो ज्यादा क्लियरली समझेगा। फॉर्मूला मेथड है सेम, कंपेयरिंग करना है, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a b c, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू, देखो a के जगह पे 1, b के जगह पे 6 एंड c के जगह पे 5, ऐसा रख दिया। अब फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस भाई देखो, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू सब यहाँ पुट करो। पुट करने के बाद आपको फाइनली इसके अंदर दो आंसर आएगा, एक बार इसको प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो। इसी तरह से फॉर्मूला मेथड का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फॉर्मूला मेथड का हो गया। अब चलते हैं, या इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को फ्रेम करने के लिए आएगा। रूट्स, तो देखो दो रूट्स दिया है, एक अल्फा दिया है और दूसरा बीटा दिया हुआ है। ओके, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद से फ्रेम करना, बनाना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। मतलब ये दोनों को एक बार प्लस कर दो और ये दोनों को एक बार, मतलब एक बार प्लस कर दो दोनों की वैल्यू को, और एक बार दोनों की वैल्यू को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। बस इसी फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन गाइस, ये देखो सेम, ये फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डॉट बीटा, इसका फॉर्मूला ये है। और दूसरे वाले का फॉर्मूला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या फॉर्मूला है? क्यूब है ना, इसलिए अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा डॉट बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। अब गाइस इसके अंदर अपने को अल्फा, मतलब दोनों का एक बार प्लस और दोनों का एक बार मल्टीप्लाई चाहिए। जब ये दोनों मिलेगा तो ही तो ये इसकी वैल्यू फाइंड करोगे, 100 की सीधी बात ना भाई। ये दोनों एक बार अल्फा और बीटा की वैल्यू मिलेगी, दोनों को प्लस कर देना और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। बट क्वेश्चन है कि सर यहां तो जैसे अल्फा और बीटा दिया था, यहां दिया था, ये वाले क्वेश्चन के अंदर दिया ही नहीं है, इसमें तो इक्वेशन दिया हुआ है। तो भाई ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जब आपको इक्वेशन दिया रहे ना, तो याद रखो इसमें भी कंपेयरिंग करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, ओके ये, एंड अल्फा डॉट बीटा के लिए सी अपॉन ए, ये वाला। तो जैसे भी मैं बता देता हूं, बी इसके अंदर क्या है, देखो ये यहाँ ए हो गया, ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1, बी इक्वल टू कितना दिया हुआ -2 एंड सी इक्वल टू कितना दिया -7। ओके, तो बी के जगह पे देखो, बी के जगह पे ये माइनस, फॉर्मूले का माइनस है, इसके चक्कर में इसको मत भूल जाना। तो -2 और ए कितना है 1, तो ये हो गया 2, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2, और सी क्या है -7, और ए कितना A1, ये हो गया -7। दोनों वैल्यू मिल गई, बस दोनों वैल्यू का फॉर्मूला पुट करो, डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। भाई लॉजिक सोचोगे ना तो हर चीजें बहुत आसान है, नहीं तो क्या ही है। अब गाइस देखो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के भी वर्ड प्रॉब्लम, वैसे मैं लास्ट में बोलने वाला हूं कुछ चीजें, उसको सुनना जरूर ध्यान से। तो इसमें भी किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें भी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने आ गया तो आपकी लाइफ जिंगल आला। अब प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज, अब क्या लिखा हुआ, फाइंड हर प्रेजेंट एज। अब गाइस हमें दिया हुआ है, हमें प्रगति और प्रगति का 2 साल पहले का एज और 3 ईयर हेंस, मतलब 3 साल बाद का एज, दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, तो 84 होता है। कितना होता है 84। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट एज जो अपने को पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति कितना लेंगे, x लेंगे।
अभी का जो एज है उसको x ले लेंगे। अब x ले लिया, अभी का एज x ले लिया, अभी का एज x ले लिया, तो 2 साल पहले एज कितना हो जाएगा माइनस, और 3 साल के बाद, मतलब अभी का जो एज है, जैसे मैं अभी अगर 10 साल का हूं तो 3 साल के बाद कितना हो जाऊंगा, मैं तो इतना ही रहूंगा, बट आप बढ़ जाओगे। तो मतलब अगर x हूं तो अगर मैं 10 हूं तो 3 साल के बाद 13 हो जाऊंगा, मतलब 3 साल के बाद प्लस हो जाएगा। देखो, प्रोडक्ट ऑफ प्रैक्टिस इज 2 ईयर अगो, 2 साल पहले, एंड 3 साल बाद, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इज 84 हो गया इक्वेशन फ्रेम। बस क्या करो, बस अब मल्टीप्लाई करो x को पूरे इक्वेशन के साथ एंड -2 को पूरे इक्वेशन के साथ। ओके, ऐसा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बना है। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई, x स्क्वायर हो गया, इसको साथ किया तो 3x हो गया, इसको किया तो 2x हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक साइड जीरो चाहिए रहता है। तो देखो ये पॉजिटिव है तो इधर किसी को चेंज मत करो, इसको इधर लाओ, तो -84 है इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x में से 2x गया तो हमारा बच्चा ओनली x। ओके, 3x में से, और बिगर नंबर को प्लस का साइन है तो x, माइनस माइनस प्लस 84 और 6 90 इक्वल टू 0। बस फिर अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह, ये हमारा फैक्टर निकालना है, फैक्टराइजेशन की तरह सॉल्व करो, इसमें हमें एज x की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, इसके अंदर एक पॉजिटिव मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा, तो नेगेटिव वाले में बोलना कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब चलते हैं आगे, अगला। अब गाइस देखो, विवेक इज ओल्डर देन किशोर। हाँ, एक इस टाइप का क्वेश्चन भी होता है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर, तो कभी भी जिससे कंपैरिजन किया जाए ना उसको x लो। तो यहां प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, किशोर का प्रेजेंट एज हम लोग x लेंगे। ओके, हमेशा जिससे कंपैरिजन किया उसको x लो। और विवेक इज ओल्डर, विवेक बड़ा है, कितना बड़ा किशोर से 5, तो x प्लस 5 ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा विवेक का। समझ में? अब आगे क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज, दोनों के एज का अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ओके, दोनों के एज को मैं रेसिप्रोकल करता हूं, और आगे क्या लिखा है, द सम, सम मतलब प्लस, और साथ में रेसिप्रोकल अगर करता हूं तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। देखो रीड करो, सम रेसिप्रोकल, ओके, उल्टा कर दिया, देयर एज इज 1/6। अब भाई बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें सेम टू सेम x की वैल्यू फाइंड कर लो। x की वैल्यू फिर से बता रहे, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, तो जो प्लस आ गया, जो माइनस है उसको लिखो, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो सबसे पहले x की वैल्यू मिलेगी, मतलब किशोर की मिलेगी, फिर किशोर जैसे ही मिला उसमें 5 साल और एक्स्ट्रा ऐड कर दो, विवेक का भी एज आ जाएगा। तो भाई लॉजिक अगर सोचोगे ना, मैं पक्का बोलूंगा कि एक बार मेरे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन जरूर देखना भाई, आपको प्यार हो जाएगा, बोलोगे सर मैं वर्ड प्रॉब्लम से बहुत दूर भागता था पर सच में आपने प्यार करवा दिया। अब गाइस एपी ओके, एपी में बताना चाहूंगा आप लोगों को, देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी। हमसे ऐसा भी पूछा जाता है कि बताओ इसमें कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है। तो बस ये याद रखना, अगर जो डिफरेंस कांस्टेंट है, अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो समझ लो एपी है, अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो एपी नहीं है। और साथ में फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब पहले अपने से पूछा है बताओ एपी है कि नहीं, तो पहले अपने को एपी बताना पड़ेगा। अगर एपी है तो डिफरेंस कितना है। जैसे एपी फाइंड करने के लिए हमारा T1 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, T3, ये T4, तो आगे वाले को उसके पहले वाले से माइनस, T1 को T1, T2 को T1 से माइनस, 4 - 2 2 आ गया। अब ये T3 है, T3 को इसके पहले वाले से माइनस, T2 से माइनस, कितना 6 - 4, ये भी 2 आ गया। अब देखो लास्ट ये T4 है, T4 को उसके पहले वाले के साथ माइनस, तो 8 - 6 कितना आ गया, 2 आ गया। देखो सब में डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, एंड हियर कॉमन डिफरेंस d which is constant which is equal to 2। ओके, अब आ गया, हाँ देखो इस ये पूरे चैप्टर में तो मैं आपको बोलूँ ना बस 2 ही फॉर्मूला है, एक Tn वाला फॉर्मूला है, एक Sn वाला फॉर्मूला। बस अगर किसी में किसी प्लेस के बारे में पूछा जाए तो वहां Tn वाला फॉर्मूला यूज करने का। और गाइस अगर टोटल पूछा जाए, सम पूछा जाए तो Sn वाला फॉर्मूला। जैसे यहाँ फाइंड द 20th टर्म्स, मतलब किसी 20th प्लेस पे कौन सा नंबर है ये पूछा गया, तो उसके लिए बस ये वाला फॉर्मूला देखो, Tn a + n - 1d हो गया। अब ऐसे a मतलब पहला टर्म,
9 हो गया। देखो डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस निकालो, सेकंड वाले को उसको पहले वाले से माइनस कर दो, 4 माइनस 9 ये हो गया -5। फिर इसके बाद गाइस डी मिल गया, ए मिल गया। अब कौन सा टर्म बोला है, 27 टर्म्स, तो n इक्वल टू 27 हो जाएगा। और 27 टर्म्स ऐसा पूछा है, बस आपकी वैल्यू पुट करो, आपको 27 टर्म्स आ जाएगा। इसमें यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इस तरह क्वेश्चन। अब आगे, हाँ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल ऑफ 5। 3 डिजिट नेचुरल नंबर, तो पहला 3 जिसको 5 से डिवाइड हो, तो पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है जिसको 5 से डिवाइड होता है, बताओ मुझे। वो है 100। ओके, फिर 105 लिख दो, ऐसे 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 करो। और लास्ट जो नंबर होता है वो होता है 3 डिजिट वाला, 1000 मत लिखना, लास्ट वाला 3 डिजिट वाला नंबर 995 है, जिसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हो गया। अब हमें क्या पूछा है, फाइंड हाउ मेनी, टोटल कितने हैं। ओके, टोटल कितने हैं, तो भाई इसके अंदर देखो अपने को ए मिल गया, ए मिल गया, ए मिल गया, ए कितना है 100, डिफरेंस सब में 5 का है। ओके, और अपने को पूछा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म दिया हुआ, लास्ट टर्म मतलब टी ऑफ एन होता है, याद रखो। और कितना, टोटल कितने नंबर है, मतलब थ्री डिजिट वाले टोटल कितने नंबर है जिसको 5 से जाता हो, तो मतलब अपने को ये एन निकालना है। ओके, तो यहां भी सेम फॉर्मूला टी ऑफ एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। बस टी ऑफ एन लास्ट, हमेशा याद रखो अगर लास्ट वाला नंबर दिया हुआ है तो टी एन है। ओके, अपने को पूछा टोटल कितना वैल्यू, मतलब वो अपने को एन दी, एन पूछा है, समझ में। तो एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब देखो हाँ, बहुत सिंपल है गाइस। The 11 terms and 21st term of the AP are 16 and 29 respectively. Find the 41 terms. फिर से वैसा ही क्वेश्चन गाइस, इसमें जो इक्वेशन दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन अपने को हॉट्स में पूछे जाते हैं, 3 and 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। बहुत सिंपल है। द 11 टर्म्स, 11 टर्म्स, देखो टर्म्स पूछा है, वही वाला फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मूला टी ऑफ एन, तो 11 यहां लगा दो, 11 टर्म्स, ये देखो 11 ए अपने को दिया नहीं, मतलब कहने का मतलब गाइस पता है, इसमें जो जो दिया है उसके थ्रू हमें कुछ मिलेगा, एंड उसको, उसके हेल्प से हम 41 टर्म्स फाइंड करेंगे। समझ में, जो कुछ दिया हुआ है उसके हेल्प से हम 41 टर्म फाइंड करेंगे। तो ए प्लस कौन सा टर्म, एन की जगह पे 11 है तो यहां भी 11 हो जाएगा। और डी, टी ऑफ 11 कितना है, देखो लिखा है 11 टर्म्स एंड 21st टर्म आर 16, मतलब 11 टर्म 16 है, तो ये 16 हो गया। ए प्लस 11 में से 1 गया तो 10 डी। ऐसा मतलब इक्वेशन बन गया भाई, इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा देखो, बस दूसरा क्या, 21st टर्म है, तो यहाँ 11 था तो यहाँ 21st हो जाएगा। ए प्लस यहाँ भी 21st हो जाएगा, 21st माइनस 1 डी। और 21st टर्म कितना है, 29 रख दिया। ए प्लस 21 में से 1 गया तो कितना हो गया, 20 डी हो गया। भाई ये दोनों इक्वेशन जब हम फाइंड करेंगे तो हमें ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि देखो गाइस हमें 41, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द 41 टर्म्स। तो सेम गाइस फिर से वैसे देखो, ए प्लस एन माइनस 1 डी, 41 टर्म्स बोला है तो 41। ओके, ए प्लस 41 माइनस 1 डी। ओके, 41 टर्म्स, पर 41 टर्म्स के लिए गाइस अपने को ए और डी भी तो चाहिए ना। तो ये दोनों इक्वेशन को, जैसा हम लोग अभी एक्स और वाई फाइंड कर रहे थे पहले चैप्टर के अंदर, उसी तरह से इसमें ए और डी फाइंड करेंगे। ए और डी की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमें 41 टर्म्स आराम से मिल जाएगा। जैसे हम लोग भी फाइंड कर रहे थे ना, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट पहले वाले चैप्टर, उसी तरह का क्वेश्चन है गाइस। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। अब आगे, अब देखो, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द OPS 6 and 3। फाइंड द टर्म, एस लिखा है, एस ये वाला फॉर्मूला है, एस ऑफ एन, n by 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी। भाई बस सिंपल, ए और डी, फर्स्ट टर्म अपने को दिया, मतलब ए भी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इज 6 एंड डी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज 3। बस पुट करो और 20, एन की जगह पे क्या आ जाएगा 27, क्योंकि 27 टर्म्स पूछा है। ओके, सब जगह और सबकी वैल्यू पुट करो, एन की जगह 27, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है वो इसके साथ क्रॉस करो, आपका समीशन आ जाएगा। ऐसा ये वाला भाई, ये भी एग्जाम में अगर आपको पूछा गया ना, तो भाई मैं बोल रहा हूँ ना, ये 3 मार्क्स से कम नहीं आएगा, समझ में आया। तो चलो, कभी कभार
अब देखो ये सेम गाइस, फिर से ऐसा, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 350। सम, फिर अब सम बोला है तो सम वाला फॉर्मूला, सम वाला, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर, ऑल इवन नंबर बोला है ना, तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं 1 से लेके 350 तक कौन सा इवन नंबर है। तो सबसे पहले 2 4 6 8 यहां से डॉट डॉट डॉट, एंड बिटवीन बोला है, बिटवीन बोला है गाइस, तो हम लोग लास्ट वाला लेंगे 348। हो गया। अब भाई फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर, बट गाइस सबसे पहले ना हमें ये तो पता रहना चाहिए ना कि 2 से लेके 348 के बीच में टोटल कितने नंबर है। मतलब सबसे पहले इसके अंदर n फाइंड करना पड़ेगा, n, और ये n फाइंड करने के लिए गाइस यहाँ tn वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। tn वाले फॉर्मूले से अपने को n निकलेगा ना, और जैसे ही n निकल गया वैसे फिर समेशन वाला फॉर्मूला, समेशन वाला फॉर्मूला मतलब एसएन वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। समझ में, ये दिमाग में फिट कर लो। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर, पहले ये तो पता रहना चाहिए ना कि भाई 1 से लेके 350 तक टोटल नंबर कितने हैं, तो tn वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। जैसे ही tn से n हमें निकल गया, ये n निकल जाएगा कि टोटल नंबर कितने हैं, उसके बाद ही तुरंत ही, क्योंकि देखो इसमें देखो लास्ट टर्म दिया मतलब tn दिया हुआ है, tn दिया, बस हमें ये n नहीं दिया हुआ, देखो a प्लस n माइनस 1d, ये भी डिफरेंस भी पता है, 2 का डिफरेंस है, इवन है, tn मतलब लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, बस ये नहीं है, ये निकालोगे, ये निकालने के बाद समेशन वाला फॉर्मूले में सबकी वैल्यू पुट करो, सम पता चल जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब गाइस अगला, ओके हाँ, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म वाला क्वेश्चन, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। ये देखो ये दोनों तीनों टर्म का सम ऐसा, ये दिया हुआ ऐसा, तीनों का सम क्या लिखा है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27, ये बन गया। बस इसको सॉल्व करो, इसको भी अपने को सॉल्व करोगे भाई बहुत आराम से इक्वेशन बन जाएगा। देखो सॉल्व करो, ये कैंसिल हो गया, 1 1 1 कितना हो गया, 3a हो गया। ओके, 3 को डिवाइड कर दो, a इक्वल टू 9, a की वैल्यू आ गई। ये पहला इससे दिया और दूसरा क्या था, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लाई, दूसरा कंडीशन भी दिया हुआ है। ये देखो दूसरा कंडीशन भी दिया हुआ अपने को 504। ओके, देखो ये कंडीशन भी दिया हुआ है, और देखो ये दोनों से एक फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए माइनस डी ए प्लस बी, वही फॉर्मूला ना, जिसका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ये बचा ए 504। अब गाइस क्या है, बस देखो a की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली है, तो a की वैल्यू यहां पुट करो, यहां पुट करो, इसको सिस्टमैटिक अरेंज करो तो हमें d निकल जाएगा। समझ रहे, और a और d निकल गया, दोनों की यहां वैल्यू पुट करो तो पहला टर्म निकल जाएगा, दूसरा टर्म निकल गया, तीसरा टर्म निकल गया। समझ रहे, मतलब कुल मिला के हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म निकालना, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें इस फॉर्म के लिए हमें a और d तो चाहिए ना भाई, a और d माइनस करेंगे तो यहां पता चल जाएगा। जैसा भी सेकेंड टर्म a है तो पता है सेकेंड टर्म 9 है, तो ये इक्वेशन जैसा दिया ना भाई उसी वाइज हमें आगे बढ़ना है। a इक्वल टू 9 दिया है, बस यहाँ पुट करो, यहाँ जैसे ही पुट करोगे d निकल जाएगा, तो a और d निकल गया, बस ये तीनों जगह पुट करो, अपनी वैल्यू आराम से निकल जाएगी। भाई ये क्वेश्चंस भी हॉट्स में आने के चांसेस रहते हैं। ओके, और इसी टाइप का देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा। अब वर्ड प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं, बहुत प्यारे प्यारे बहुत सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं गाइस। देखो इस तरह के, मैं बोल रहा हूं इस चैप्टर के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स आप सभी को एक बार मेरा वीडियो देखना चाहिए भाई। मैं बोलना चाहूंगा देखो 2.6 1.5 ओके एंड देन 3.4 के ये जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है एक बार जरूर देखो भाई, बोलोगे ना सर दिल खुश हो गया। चलो कुछ बताता हूं मैं क्या लिखा हुआ है। टोटल मतलब सम, तो कौन सा फॉर्मूला, एसएन वाला फॉर्मूला है। ओके, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ओके, 3 and 4 हॉट्स टाइप क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो ये सभी चीज अपने को दी है, क्या डिफरेंस देखो लिखा है, पहले 10 सेव किया, फिर 11, फिर 12, मतलब डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस 1 निकल गया। फिर इसका a मतलब पहला टर्म मतलब a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10। ओके, फिर इसके बाद और अपने को क्या चाहिए, हाँ ये देखो 31 दिसंबर 2016 मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक इसने पैसा जमा किया, मतलब टोटल डेज कितने हो गए, n इक्वल टू 366 डेज। ओके, लीप ईयर है, n इक्वल टू 360, तो ये भी मिल गया। और अपने को क्या चाहिए,
सब कुछ मिल गया, ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, एन भी मिल गया, बस यहाँ पुट करो वैल्यू, अपने को टोटल मिल जाएगा। बट टोटल आया तो ये वाला फॉर्मूला, बस मैं बोलो भाई लॉजिकल थिंकिंग वाइज काम करोगे ना तो भाई काम बहुत आराम से होगा। आप देखो यहाँ क्या लिखा, अ मैन बोरोस 8,000 एग्री टू रीपे विद टोटल इंटरेस्ट 1360, मतलब टोटल अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है और अपने को क्या फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो भाई ये देखो टोटल अपने को दिया है 8,000 और ये इसने इतना लिया था और साथ में इसको इंटरेस्ट भी देना, तो टोटल कितना देना है 8,000 प्लस 1,360, कितना हो गया गाइस 9,360 रुपीज। ये हमारा टोटल एसएन हो गया टोटल, और साथ में मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब एन, ये देखो टोटल कितने दिन में एन 12। इसके बाद गाइस each इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रिसाइडिंग ऑन बाय ₹40, मतलब हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना कम होते जा रहा है -40 कम होता जा रहा है, मतलब डिफरेंस प्रिसाइडिंग, अगर सक्सीडिंग आया तो प्लस, प्रिसाइडिंग आया तो माइनस। ओके, तो ये देखो -40। इसके बाद फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब दोस्तों हमें ए फाइंड करना है और हमें लास्ट टर्म फाइंड करना है। लास्ट 12th मंथ में कितना पैसा दिया है, 12th मंथ में कितना पैसा दिया है। तो गाइस देखो अभी देखो मैं बताता हूं, देखो SN n/2 2a प्लस n-1d, दिमाग लगाओ। देखो अपने पास टोटल भी है, टोटल ऑलरेडी मतलब SN की वैल्यू है 9,360 SN है, n है कितने महीने में 12 महीने में। तो जैसे ही यहां पुट करेंगे और साथ में ए अपने पास है, ए नहीं है, ए मतलब पहला फर्स्ट टर्म, तो गाइस इससे अपने को ए निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, ए निकल गया ना, अपने को फर्स्ट टर्म निकल गया, फर्स्ट निकल गया। और लास्ट इंस्टॉलमेंट कैसे निकालोगे भाई, लास्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ओके, ये वाला फॉर्मूला लास्ट किसी स्पेशल महीने का पूछा है, किसी अगर स्पेशल महीने का पूछा है, मैंने बताया था TN वाला फॉर्मूला, स्पेशल महीना मतलब लास्ट वाला, तो यहां 12 लगा दो, तो n की जगह पे 12 आ जाएगा। बाकी a हमने इससे निकाल, SN वाले फॉर्मूले से निकाल दिया, यहां वैल्यू पुट करो, अपने को पता जाएगा लास्ट इंस्टॉलमेंट वो बंदा कितना देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आराम से आप हैंडल कर लोगे। ओके चलो अब आगे चलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, फाइनेंशियल प्लानिंग में गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा बस 2-3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं देखो, मैं आपको क्लियर कट बताना चाहूंगा। देखो ऐसा, एक GST आपको दिया रहेगा, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक SGST, दूसरा CGST। ओके, अगर मान लो GST 20% है तो कितना हो जाएगा 10%। अगर इन रुपीज दिया हुआ 10 रुपए तो ये 5 रुपए, इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। एंड साथ में गाइस मैं आपको और बताना चाहूंगा, एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है GST के अंदर, एक होता है GST पेएबल का फॉर्मूला होता है आउटपुट टैक्स माइनस ITC। GST पेएबल, अगर क्वेश्चन कहीं भी GST पेएबल आता है तो उसमें 2 तरह के टैक्सेस आपको दिए रहेंगे, जो बड़ा वाला है उसको आगे रख दो, जो छोटा वाला बाद में रख दो, दोनों को माइनस कर दो, आपको GST पेएबल निकल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, जैसे गाइस अब देखो, ये देखो रेट ऑफ GST पूछा है, रेट पूछा है। देखो CGST 14 दिया है, तो अपने को SGST पूछा है तो SGST भी 14 ही होगा। अब रेट मतलब परसेंट, याद रखो, अमाउंट मतलब पैसा, रेट मतलब परसेंट। तो SGST दिया है 14 है तो SGST भी 14 हो जाएगा। और रेट ऑफ GST मतलब SGST और CGST दोनों ऐड करके पूछा है, टोटल GST पूछा है 28 हो जाएगा। और टैक्सेबल वैल्यू के लिए भाई मैं सिंपल बताना चाहूंगा ना, टैक्सेबल वैल्यू हमेशा याद रखो, एक मेरा बहुत प्यारा सा तरीका है, कभी भी टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए आता है तो टैक्सेबल वैल्यू किस तरह से फाइंड करोगे। देखो सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू को आप कंसीडर कर लो x। क्या कंसीडर करो x, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द AC बी x निकाल लिया। अब देखो मैं यहां लिखता हूं, ये तरीका याद रखो, ये आ गया ना, अगर टैक्सेबल वैल्यू अकेले भी आया फाइंड करने के लिए तो भी मेरे दोस्त फाइंड कर लेंगे। टैक्सेबल वैल्यू हमेशा किस पे निकालते हैं, टैक्सेबल वैल्यू सर हमेशा GST पे। टैक्सेबल वैल्यू हमेशा किस पे निकालते हैं, हमें जो टोटल
मतलब हमें जो अमाउंट दिया रहता है उस पे हमें टैक्स पता चला ना किस पे टैक्स लग रहा है, तो टैक्सेबल वैल्यू। नहीं, एक चीज मैं ऐसे बताता हूँ, चलो ये समझेगा आपको। ओके, देखो टोटल वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू जिसके अंदर दो चीजें ऐड होती है, एक होता है हमारा टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। सर ये क्या है बताता हूं। मान लो मैंने 10 रुपए की कार खरीदी है, तो ये टोटल वैल्यू हो गया। उसमें हो सकता है 2 रुपए मुझे जीएसटी लगा होगा, और 8 रुपए जो होगा जिसपे उसने बोला भाई मैं तो बस आपसे 8 ही रुपए ले रहा हूं, 2 रुपए तो गवर्नमेंट ले रही है। तो भाई ये जो 8 रुपए ना ये हो गया टैक्सेबल वैल्यू, और ये 2 रुपए जो हो गया ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी, एंड टोटल मिला के ये हो गया टोटल वैल्यू। तो उसी तरह से अगर आप यहां ध्यान दोगे तो ये देखो टोटल वैल्यू यहां दिया गया, देखो विद जीएसटी 51,200 हो गया। टैक्सेबल वैल्यू हमेशा किस पे निकालते हैं, टैक्सेबल वैल्यू याद रखो, अभी करके दिखा रहा हूं। देखो कितना जीएसटी है 28% 28% जीएसटी, सॉरी टैक्सेबल वैल्यू को हमने एक्स ले लिया, सॉरी टैक्सेबल वैल्यू तो हमें दिया ही नहीं है ना, टैक्सेबल वैल्यू एक्स निकाल लिया। और जीएसटी हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे निकालते हैं, जीएसटी हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे निकालते हैं। अमाउंट ऑफ जीएसटी दिया ना, अमाउंट मतलब कितना पैसा ले रहे हो भाई, कितना पैसा ले रहे हो, ये बात है कितना पैसा ले रहे हो। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी, कितना जीएसटी पड़ रहा है 28%, तो 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू जिस पे हमें टैक्स लगने वाला है, हो गया भाई। ये देखो ये वाला रिलेशन आपको याद है ना, बस 51,200 एक्स 28% है, डिवाइड बाय 100 कर दो, इंटू एक्स कर दो, बस आप इसको सिस्टमैटिक वे में सॉल्व कर दोगे, आपकी कहानी हो जाएगी। 100 है तो नीचे 2 जीरो, ऊपर 2 डेसिमल के पहले लगा दो, हो गया। बस अब इसको सॉल्व करो, ये देखो 1x और इसमें प्लस करो 0.28x है, ये हो जाएगा 1.28x। अब इसको डिवाइड कर दो, देखो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह से गाइज आप टैक्सेबल वैल्यू निकाल सकते हो, जिसमें टोटल वैल्यू दिया है और टैक्सेबल वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, इसको हमने x कंसीडर कर लिया एंड अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब गाइज देखो कभी कभार ना हमें टोटल वैल्यू भी दिया रहता है, टैक्सेबल वैल्यू भी दिया रहता है, और डायरेक्ट ना तुम विदाउट परसेंट निकाले बिना ना अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल सकते हो। बस ये दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दो, समझ में आया? ये चीज को मैंने और बेहतरीन तरीके से इसमें समझाया। ये क्वेश्चन बस ये सॉल्व कर लोगे ना भाई, तो ये एक्सरसाइज ना पूरा तमाम हो जाएगा। ओके, अब चलो, और जो भी अमाउंट आता है उसको ये कर दो। देखो जीएसटी पेबल अभी पहले बताया, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, बड़ू में से छोटू को माइनस, ये बड़ू में से छोटू को माइनस। ओके, इसके बाद ये वाला रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि मैं यहां बता देता हूं। जब भी मार्केट वैल्यू, कोई भी शेयर्स का मार्केट वैल्यू ज्यादा है, मार्केट में उसकी बूम है भाई, बूम बूम है, मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन फेस वैल्यू, बोलेंगे अरे यार प्रोडक्ट शेयर इज एट प्रीमियम, जैसे आईफोन मार्केट में बूम बूम करता है, तो बोलेंगे यार शेयर्स बहुत प्रीमियम है यार, तुम्हारा शेयर्स बहुत ज्यादा प्रीमियम है। अब मार्केट वैल्यू लेस देन फेस वैल्यू, कंपनी के कंपैरिजन में मार्केट में उसकी काम तमाम, मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं है, तो बोलेंगे अरे शेयर्स अभी डिस्काउंट पे है, शेयर इज एट डिस्काउंट। ओके, और अगर जितने का है उतने का ही मिल रहा है तो बोलेंगे शेयर इज एट पर, जितने का था उतने का ही। ओके, तो ये कंडीशन याद रखो, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। हाँ गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रेट ऑफ रिटर्न, हाँ इससे रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, वो समझेगा तो काम तमाम होगा। ROR इसमें 2-3 चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, हाँ देख लेना। ROR क्या फॉर्मूला है, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, ये याद रखो। टोटल डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हैं,
क्योंकि ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इन्वेस्टमेंट कस्टमर करता है, कष्ट करूं मर, इन्वेस्टमेंट हमेशा जिंदगी भर वही करता रहता है, तो हमेशा मार्केट वैल्यू पे होता है, याद रखो। अब बोलोगे सर अगर मुझे इन्वेस्टमेंट निकालना है तो इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, देखो इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मैंने क्या बोला, कौन करता है, कस्टमर करता है, तो कस्टमर मार्केट से ही चीजों को उठाएगा, इसलिए मार्केट वैल्यू इनटू जितना वो शेयर कर रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये वाले के लिए ये फॉर्मूला बन गया। एंड डिविडेंड कंपनी देती है, तो मार्केट प्राइस पे थोड़ी देखिए भाई, सिंपल सी बात है ना। डिविडेंड, डिविडेंड हमेशा, जैसे मान लो 20% डिविडेंड कंपनी दे रही है, 20% डिविडेंड, ओके, तो 20% डिविडेंड, अब मान लो कंपनी ने जो वैल्यू डिसाइड किया वो 100 है, मतलब फेस वैल्यू, मतलब ना फेस वैल्यू पता, तो कंपनी ने जो पैसा डिसाइड किया वो 100 है, तो फेस वैल्यू 100 है, तो 20% ऑफ फेस वैल्यू कितना है, 100, जो भी होगा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो कंपनी डिसाइड कर रही है, मार्केट में जो मार्केट में धूम चल रहा है, तो इस तरह से ये दोनों निकालो, इसमें पुट करो इनटू 100, रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कितना रिटर्न्स मिल रहा है ये अपने को पता चल जाएगा। और इसी सेम क्वेश्चन से गाइस ना नंबर ऑफ शेयर्स भी हम लोग निकाल सकते हैं, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट पता हो, मार्केट वैल्यू पता है, डिवाइड कर दो, ये दोनों को डिवाइड कर दो। ये भी कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आता है, टोटल इन्वेस्टमेंट दिया रहा है, मार्केट वैल्यू दिया रहा है, डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाता है। ओके, कभी कभार ऐसा क्वेश्चंस भी रहता है, उसमें लिखा रहेगा कि आपको इतना प्रीमियम दिया जा रहा है, इतना प्रीमियम दिया जा रहा है, और मतलब इतना प्रीमियम दिया जा रहा है, फेस वैल्यू इतना है, तो बताओ मार्केट वैल्यू कितना होगा। तो ये वाला क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा, ये देखो ये वाले रिलेशन से, समझ में, तो ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। अब देखो ये वाला रेट ऑफ रिटर्न, ये देखो, तो इस तरह से आप वो करके, इसके देखो ये फेस वैल्यू 100 दिया है, फिर इसका 50 शेयर्स है, मार्केट वैल्यू देखो 80 दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। मार्केट वैल्यू से हम लोग निकाल लेंगे, मार्केट वैल्यू से हम लोग निकालेंगे इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू से निकालेंगे हम डिविडेंड, डिविडेंड पहले एक का डिविडेंड निकालेंगे, फिर इनटू 50 शेयर्स करता है तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से हम डिवाइड करके रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेंगे। तो इस टाइप के जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, एक और टाइप का क्वेश्चन है ब्रोकरेज का, ब्रोकरेज का, हाँ ब्रोकरेज भी याद रखो, हमेशा याद रखो, ब्रोकरेज जो होता है वो हम दे रहे हैं, तो ब्रोकरेज भी मार्केट में जो शेयर्स का प्राइस चल रहा है, मार्केट में जो ब्रोकरेज जो शेयर्स का प्राइस चल रहा है उस पे निकाला जाता है। हाँ, बट याद रखो ऐसा भी लिखा रहता है, अगर आप जीएसटी ले रहे हो, जी आप दो क्वेश्चन रहेगा, जीएसटी भी निकालना है एंड ब्रोकरेज भी निकालना है, तो कभी कभार क्या होता है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज होता है, ओके, ब्रोकरेज के ऊपर भी जीएसटी लगता है, समझ में आया। जैसे यहां डायरेक्ट ही पूछा है, अगर कोई चीजें, याद रखो कोई भी मार्केट में कोई चीजें बेची जा रही है, अगर मैं कोई चीजें बेच रहा हूं और मैंने एक ब्रोकर रखा है, तो सिंपल सी बात है, मैं बोलूंगा यार, ब्रोकर बोलेगा कि सर ये जो बिल्डिंग है ना आपको 10 रुपए में दिलवा दूंगा, बट ना 1 रुपए मेरा होगा, मतलब 1 रुपए मेरा होगा, मतलब ब्रोकरेज। तो मैं बोलूंगा ठीक है 10 रुपए में दिलवा देना, तो 10 रुपए वो दिलवा तो देगा, पर मुझे कितना देगा, 9 रुपए। तो कभी भी अगर मैं सेल कर रहा हूं, अगर कोई भी चीजें मैं सेल कर रहा हूं, तो मुझे क्या होगा, मेरी चीजों में से माइनस हो जाएगा। पर अगर मैं परचेस कर रहा हूं, बोलूंगा भाई वो बिल्डिंग मेरे को 10 में दिलवा सकता है क्या, तो एजेंट बोलेगा दिलवा सकता हूं, पर 1 रुपए मेरे को देना पड़ेगा। तो मेरे को 10 तो देना पड़ेगा क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट मिल रहा है, साथ में 1 रुपए और भी देना पड़ेगा। याद रखो परचेस के टाइम क्या होगा, परचेस के टाइम प्लस हो जाता है एंड सेल के टाइम माइनस हो जाता है। ओके, तो जैसे थोड़ा यहां मैं बता देता हूं, यहां हमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, कितना रिसीव होगा, बट सबसे पहले यहां क्या लिखा है, 0.1% ब्रोकरेज ले रहा है। 0.1% मतलब कितना ब्रोकरेज भाई, तो मतलब रेट में ब्रोकरेज दिया है, हमें अमाउंट में निकालना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज क्या, 0.1% ऑफ मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1% है तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू दिया है 1000, हो गया, 0 0 कैंसल। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, अगर 0.1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब कितने का मिल रहा है, सेल कर रहे हैं तो 1000 मार्केट वैल्यू था,
मार्केट में बोला था 10 रुपए का दिला दूंगा, तो सेल करा तो 1000 में से ब्रोकरेज माइनस कर दो तो 999 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 999। तो इस तरह से, और वही अगर परचेस करता तो 1 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो इतना सिंपल है भाई, इतना सिंपल है, मैं क्या ही बोलूं। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, ये चैप्टर है मेरा एक 20 मिनट्स का वीडियो है, ओनली 20 मिनट्स का वीडियो है। उसको अगर आप देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके अंदर देखो, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, ये कार्ड्स टोटल कितने कार्ड्स है? 26 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। 26 रेड कार्ड के अंदर भी 13 डायमंड होते हैं एंड 13 हार्ड होते हैं। ओके, ये दिल लाल लाल इसको ईट भी बोलते हैं डायमंड को। डायमंड तो वैसे अलग होता है, पर जैसे जो नॉर्मल तरीके से खेलते हैं, जैसे याद रखना वैसे याद रखो यार। 26 रेड कार्ड होते हैं एंड 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। 13 क्लब, 13 स्पेड कार्ड। इसके साथ और बताना चाहूंगा, हर के अंदर टोटल 13 कार्ड तो है, बट इसके अंदर एक फेस कार्ड होता है। ओके सॉरी, 3 फेस कार्ड होता है। एक एस कार्ड होता है, मतलब इक्का जिसको कहते हैं, और टोटल 3 फेस कार्ड होते हैं। ओके, और साथ में नंबर कार्ड कहां से कहां तक होते हैं? टोटल 2 से लेके 10 तक। फिर पहला इक्का को एस कार्ड कहते हैं। लास्ट का जो 3 है वो होता है फेस कार्ड, जिसमें किंग, क्वीन, एफ, जैक रहता है। और नंबर कार्ड कितना है? 2 से 10। तो इस तरह से सब में ऐसा ही रहता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगी टोटल कार्ड्स के अंदर टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं चेहरे वाले, किंग, क्वीन है, तो इसमें 3 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 3। तो 3 4 से कितना हो गया? 12 हो गया ना? 12 हो गया ना? अगर कोई आपसे इक्का पूछे, इक्का कितना, तो इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, 4 ही रहता है। तो ये सब पता है। नंबर कार्ड कितना रहता है? 2 to 10, इसमें भी रहेगा 2 to 10, इसमें भी रहेगा 2 to 10, इसमें भी 2 to 10, इसमें भी, ये पता है। तो इससे रिलेटेड हाँ, ये वाले बॉक्सेस आपको पता रहना चाहिए। 1 कॉइन के अंदर कितना टॉस होता है? 2 चांसेस होते हैं। 2 कॉइन के अंदर 4 चांसेस होते हैं। 3 कॉइन के अंदर 8 चांसेस होते हैं। और डाई, अगर एक सिंगल डाई है तो 6 सैंपल स्पेस है। 2 डाई है तो 36 सैंपल स्पेस होते हैं। और अगर 1 to 25 ऐसा नंबर लिखा तो 1 to 25, जितना नंबर लिखेंगे उतना ही सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब टोटल चांसेस गाइस कितना है। और देखो कार्ड के बारे में दिया, तो ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो गाइस, ऐसा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड, गेटिंग हेड, गेटिंग टेल। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है भाई। अगर एक कॉइन टॉस कर रहा हूं, एक कॉइन टॉस करो तो सैंपल स्पेस क्या है? तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया? ओनली 2। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सबसे पहले ये देखो, पहला दिया हुआ ऐसे लिखने का, लेट इवेंट ए गेटिंग अ हेड। तो इसको ए हमने नाम दे दिया है, हेड। कितना? एक ही कॉइन दिया, व्हेन 1 कॉइन इज टॉस, तो एक है। ओके, तो इसका अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो क्या होगा? P ऑफ A इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। तो N ऑफ A कितना? 1 और 2, 1 अपॉन 2 आ गया। सेम गाइस, इसका भी कितना है? 1 अपॉन 2, क्योंकि अगर एक कॉइन टॉस कर रहा हूं तो चांसेस एक ही है ना भाई, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दो में से एक ही चांस है। 1 अपॉन 2, दूसरे का भी 1 अपॉन 2 ही आएगा। समझ में आया? चलो आगे। हाँ, एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टू डाइस रोल्ड, 2 डाई रोल्ड हो रहे हैं, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख रहे हैं। तो सैंपल स्पेस क्या कितना होगा? 36 होगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसा करके। फिर इसका इवेंट का नाम लिखेंगे। तो एक को इवेंट ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो। तो इसमें जो इवेंट लिखा है, लेट इवेंट ए द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस एटलीस्ट 10। मतलब जो हमारा 1 1 ऐसा लिखा हो, 1 1 1 2 1 3 1 4, प्लस करने पे एटलीस्ट 10 है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम 10 चलेगा, उससे ज्यादा भी चलेगा। 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा, 12। क्योंकि देखो ज्यादा, क्योंकि 2 डाई रोल्ड करें तो लास्ट टू लास्ट नंबर कौन सा बनता है? 6 और 6 ही बनता है ना, यही लास्ट टू लास्ट नंबर बनता है ना। और 6 और 6 कितना होता है भाई? 6 और 6 कितना होता है? 12 होता है ना। तो ज्यादा प्लस करने पे कितना होगा? 12। तो वही बोला एटलीस्ट 10। एटलीस्ट 10 का मतलब बस 10 नहीं, 10 भी दोनों नंबर वाले, ये जो दोनों नंबर एक साथ लिखेंगे 1 1 ऐसा वाला, दोनों नंबर को प्लस करने पे एटलीस्ट 10 आए या 11 आए या 12 आए, वो सभी लिखना है। सभी लिखने के बाद उसको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से क्या करने का? डिवाइड कर देने का।
ये तो आएगा ही नहीं, ये तो एम्प्टी सेट है क्योंकि 33 तो प्लस करने पे होने वाला नहीं है। अगला वाला क्या है, फर्स्ट डाई इज ग्रेटर, पहला वाला बड़ा होना चाहिए कंपेयर टू सेकंड, जैसा अभी 2-1 हो गया, 2-1 जब लिखा तो ये पहला वाला बड़ा है, 2-2 तो नहीं क्योंकि पहला बड़ा, जैसे 3-1 हो गया, 3-2 हो गया। ओके, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आता है पहला वाला स्मॉलर कंपेयर टू दूसरा वाला, जैसे एग्जांपल है तो जैसे 4-5 हो गया, ये देखो पहला वाला स्मॉलर दूसरा वाला ग्रेटर, ऐसा क्वेश्चन। इसमें लिखा फर्स्ट डाई इज ग्रेटर, तो फर्स्ट डाई ग्रेटर ऐसे वाले, तो उसमें जितने ऐसे लिखे होंगे सभी नंबर को लिखो, टोटल काउंट करो, उसको क्या करो सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये देखो ये 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट वाले नंबर्स अपने को बनाने हैं, ऐसा दिया 2 डिजिट वाला नंबर 223, ऐसा सैंपल स्पेस बनाना रहता है, 23 हो गया 23, पर उसी देखो क्या लगे विदाउट रिपीटेशन, कभी कभी विथ रिपीटेशन भी आ सकता है, रिपीट मतलब रिपीट कर सकते हो, मतलब 2-2 लिख सकते हो, याद हो, ये वर्डिंग पे याद रखा करो, कभी कभार इसमें बहुत गड़बड़ हो जाता है, बहुत सारे बच्चे झाई साहब विदाउट लिखा तो विदाउट रिपीटेशन मतलब वो नंबर रिपीट नहीं हो, 23 लिखा, देन 23, 25, 27, 29, फिर 32, 35, 37, 39, ऐसे करके आपको टोटल नंबर बनाना है। फिर जो स्पेस उसमें ऑड नंबर कितने हैं उसको सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो, मल्टीपल कितने हैं उसको काउंट करके उससे डिवाइड करो, मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 के टेबल में आपको मतलब 5 के टेबल में कौन नहीं आएगा जिसके जगह पे 5 होगा, 0 तो है नहीं, तो जो 5 होगा वो आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे जा सकते हैं। अब इसे इस चैप्टर के बारे में मैं फटाक से पूरा फॉर्मूला रिवाइज करवा देना चाहता हूँ और कुछ बेसिक चीजें रिवाइज करवा देना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले मीन, मीडियन और मोड, मीन मीडियन और मोड सुनना, पहले मीन में तीन मेथड। सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला था समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये होता है, सही बात। एंड इसके अंदर टोटल 4 बॉक्सेस हम लोग यूज करते हैं। ऑलरेडी अपने को 2 बॉक्स दिया रहता है, पहला और तीसरा बॉक्स दिया रहता है, दूसरा बॉक्स अपने को निकालना, दूसरा और लास्ट वाला बॉक्स निकालना रहता है, याद रखना जो सर बोल रहे हैं। तो पहला बॉक्स ऑलरेडी अपने को दिया रहता है, तीसरा बॉक्स भी दिया रहता है, ये और ये निकालना था, ये होता है क्लास मार्क और ये होता है लास्ट वाला जो बॉक्स रहता है ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है, मतलब यहाँ होगा एक्स आई, यहाँ होगा एफ आई, और लास्ट वाला क्या होता है एफ आई एक्स आई। बस ये दोनों को, ये नीचे आ जाएगा, इसको प्लस करो और इसको भी प्लस करो, डिवाइड कर दो, डायरेक्ट मेथड निकल गया। ये देखो डायरेक्ट मेथड दिया, देखो 4 बॉक्सेस। तो देखो पहला और तीसरा दिया है, क्लास मार्क मतलब दोनों का मिडल नंबर, 24 और 28 के बीच का नंबर क्या है 26, लिख दिया। तो ये देखो ये वाला निकालना रहता है, और लास्ट वाला हमेशा उसके पहले वाले दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, हमेशा ऐसे याद रखो, लास्ट वाला नंबर मिला बस ये दोनों क्या करो डिवाइड कर दो, निकल गया, ऐसा ही भाई। और अगर मैं अब अगला बताऊं, अज्यूमिंग मीन मेथड के अंदर एक्स बार इक्वल टू ए प्लस डी डैश। अब डी डैश कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप लोग 12th पढ़ाते हो, 11th पढ़ाते हो, इतने आपके सामने ही सब लिख रहा हूँ ना, इतना सब चीजें से याद कैसे रहता है, इसी से तो जलवा समझ सकते हो। एक टीचर बोलते हैं कि भाई एक सब्जेक्ट ऐसे वैसे उनको एक सब्जेक्ट में वो गिर पड़ जाते हैं, सो जाते हैं भाई, आप देखोगे इनकी हालत खराब हो जाती है, तब पढ़ा रहा हूँ, हाँ डायरेक्ट ओके। अब डी डैश, अब गाइस इसके अंदर 4 बॉक्स है, इसके अंदर टोटल 5 बॉक्सेस रहेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब इसमें पहला दिया रहेगा, ये वाला दिया रहेगा, पहला ये दिया रहेगा, और ये दोनों तो आपको पता चल गया, ये होता है क्लास मार्क, सेम बस एक बॉक्स ऐड हो जाएगा, डेविएशन वाला बॉक्स ऐड हो जाएगा डी आई, ओके, ये वाला बॉक्स ऐड हो जाएगा जो रहेगा हमारा एक्स आई माइनस ए, ओके एक्स आई माइनस ए। और लास्ट वाला हमेशा क्या रहता है, इस दोनों पहले का मल्टीप्लाई, ये फ्रीक्वेंसी, तो ये जो सेकेंड लास्ट बॉक्स होता है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी होता है, और उसके पहले वाला डी आई, ये लास्ट वाला हमेशा उसके पहले वाले दोनों का मल्टीप्लाई, एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई, ओके। तो एफ आई डी आई आ गया, इसको यहाँ प्लस करो, फिर फ्रीक्वेंसी को प्लस करो, दोनों को डिवाइड करो, एफ आई डी आई यहाँ से मिल गया, ये मिला, दोनों को डिवाइड करो, डी डैश मिल गया, डी डैश को ए के साथ प्लस कर दो, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन मन में ये भी आ रहा होगा कि ए कैसे मिलेगा, तो ये बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लो अब देखो ये दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है,
क्लास मार्क मतलब मिडल नंबर, दोनों का मिडल नंबर 220, दोनों का मिडल नंबर 260, दोनों का मिडल नंबर अब 280 से 320 300 होगा। अब यहाँ देखो मिडल में कौन सा नंबर आ रहा है 300, तो ये ए अज्यूमिंग मीन मेथड नाम है ना, तो ए जो मिडल आता है उसको कंसीडर करो। इनकेस आप बोलोगे अगर मिडल में 2 नंबर आए तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों में कोई भी कंसीडर कर सकते हो। देखो अज्यूमिंग मीन मेथड है, ये वाला बॉक्स नया ऐड होता है, ये वाला बॉक्स नया ऐड होता है, इसमें हमें DI निकालना रहता है। DI कैसे निकालते हैं, हर क्लास मार्क को A से माइनस कर देना, हर क्लास मतलब 220 को A से माइनस कर, 220 A क्या है 300, 220 में से A माइनस किया तो -80 है। ऐसे ही सबको करना है। फ्रीक्वेंसी सेकंड लास्ट बॉक्स फ्रीक्वेंसी होता है, और फिर लास्ट वाला बॉक्स इसके दोनों पहले का मल्टीप्लाई FID है, तो सबको मल्टीप्लाई करो। देखो आ गया। अब ये दोनों को डिवाइड कर दो, आपको D' निकल जाएगा, और जैसे D' निकल गया, D' को A वाले 300 से प्लस कर दो, आपका x बार आ जाएगा, मतलब अज्यूमिंग मीन मेथड आराम से निकल जाएगा। अब लास्ट वाला जो मीन में मेथड है वो मेथड है हमारा, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, अच्छा इन्होंने आगे देखो 300 में 6.4 ऐड कर दिया है। ओके, मैं इसका वो फॉर्मूला पहले, हाँ ये देखो x बार a प्लस, अब ये g क्या है, ये है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। u' कैसे निकालते हैं पहले ये देख लो, वैसा ही जैसे D' निकाला था, समेशन ऑफ fi, वहां D' था तो इसलिए di लिखा था, यहाँ ui लिखो अपॉन समेशन fi। यहां से u' निकल जाएगा, u' को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, a तो पता ही चल गया कैसे निकालते हैं, इसके साथ प्लस कर दो, x बार आ जाएगा, स्टेप डेविएशन। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड अपना हो जाएगा। तो चलो ये देखो बता दो, अब एक्स डेविएशन, ये बताना भूल गया, एक्स डेविएशन मेथड में टोटल कितने बॉक्सेस होते हैं, टोटल 6 बॉक्सेस रहते हैं। 1 2 3 4 5 6। देखो लास्ट वाला बॉक्स तो हमेशा इसके दोनों पहले का मल्टीप्लाई होता है, और सेकंड लास्ट बॉक्स हमेशा फ्रीक्वेंसी होता है। पहला वाला बॉक्स हमेशा जो भी क्लास दिया हुआ, जो भी क्लास दिया रहता है वो रहता है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, क्लास मार्क मतलब मिडल नंबर। फिर इसका तीसरा वाला बॉक्स आपको पता चलेगा डेविएशन, डेविएशन मतलब एक्स में से क्लास मार्क में से ए को माइनस करना। अब ये नया जो आया है, वो कौन सा आया हमारा, वही नंबर जो अपने को फाइंड करना है। समझ में आया, देखो ये वाला, ये हमें जी जो फाइंड करना है, हमें इसी से तो ये जो वैल्यू निकलेगी भाई, FI निकला, और फिर इसके जब लास्ट आएगा तो इस दोनों इसके दोनों पहले वाले का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए UI निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, UI। तो UI कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सा है, DI को मतलब इसके पहले वाले डेविएशन को, इसके पहले वाले DI को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर से डिवाइड कर देना। ओके, ये देखो ये ऐसे, इसमें UI जब निकलेगा तो ही तो लास्ट में FI और UI का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एक्चुअली यहाँ UI निकालना है, पर UI निकालेंगे कैसे, इसके पहले जो डेविएशन है उसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो देखो दिखा देता हूं, ये देखो, हाँ ये देखो क्लास मार्क आपको पता चल गया। ओके, ये देखो मिडल नंबर ये है, देखो इसमें बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, तो कोई भी ले सकते हो, वैसे बड़ा ही नंबर लिया करो, ज्यादा अच्छा आता है। इसमें देखो ये क्वेश्चन आ ही गया है, इसमें देखो मिडल में 2 नंबर आ रहे हैं, ऊपर से 2 छोड़ो नीचे से छोड़ो, तो मिडल में 2 नंबर आ रहा है, तो इसमें से कोई भी ले सकते हो, वैसे बड़ा लोगे तो ज्यादा अच्छा है। समझ में आया, फिर DI आपको पता चलेगा, हर क्लास मार्क में से जो भी आपने अज्यूम किया उसको माइनस करते जाओ। ओके, अब UI कैसे निकालेंगे, जो भी डेविएशन यहां निकला है उसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर से क्या करो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर से क्या करना है, डिवाइड कर देना का। सिंपल सा तरीका बताऊंगा, 400 में से 1000 को माइनस करो, कितना आता है, 400 आता है। 400 आता है तो भाई सभी को ना 400 से डिवाइड करके यहाँ लिखते जाओ, इसको 400 से डिवाइड करो 3 आता है, इसको 400 से डिवाइड करो 2 आता है। 400 से मतलब सर ने क्या बोला, एक सिंपल सा, या तो तुम ये भी लॉजिक समझ सकते हो, 1200 में से 800 को माइनस करेंगे तो कितना आता है, 400 आता है। वैसे एक और तरीका है पर वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट लगेगा तुम्हें, पर मैंने एक सिंपल सा बताया कि जी फाइंड करने का, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका यही है कि 400 में से 1000 को माइनस करेंगे तो कितना था, 1400 को 1000 से माइनस करेंगे तो 400 आता है। तो 400
को डिवाइड करो सभी, जैसे 1200 अपॉन 400, 1200 अपॉन 400 कितना आएगा, -3 आएगा। समझा ये जी कैसे निकला, यहां से डिफरेंस समझ लो, डिफरेंस, जिससे आपके लिए अच्छा। और बाकी फ्रीक्वेंसी फिर आगे वाला दोनों का मल्टीप्लाई, आ गया आंसर, दोनों निकल गया, तो जिससे हमारा आ जाएगा यू डैश, और यू डैश के अंदर ये यू डैश जी के साथ जो भी हमने 400 लिया उसके साथ मल्टीप्लाई करो, ए जो हमने लिया उसके साथ प्लस कर दो, स्टेप डेविएशन मेथड अपना आ गया। ओके, अब गाइस आगे का थोड़ा सा मैं बस फॉर्मूला आपको बता देना चाहूंगा, बट मैं चाहूंगा 1 मिनट रुको। मीडियन और मोड, मीडियन और मोड किस तरह से हम निकालते हैं, बहुत सिंपल होता है गाइस, मीडियन मोड बहुत सिंपल होता है, बस इसके अंदर कंटिन्यूअस, क्लास को कंटिन्यूअस रखना रहता है, L प्लस n/2 CF अपॉन F इंटू H। ओके, और मोड की अगर मैं बात करूं, मोड जो मोड फॉर्मूला है वो है हमारा F1 F0 टू F1 माइनस F2, सॉरी ये वाला, ये सेम उठा के नीचे रखो, F0 F2 इंटू H। गाइस मैं बताना चाहूंगा इसके ये चैप्टर, ये दोनों इतना अच्छा टॉपिक है ना, इतना अच्छा टॉपिक है, बस इसके अंदर एक चीज बस थोड़ा रहेगा कि जिसमें कंटिन्यूअस का मतलब जैसे मान लो 10 to 20 दिया हुआ, अगेन 20 यहाँ 30, फिर अगेन 30 to 40, पर अगर ऐसा नहीं दिया, मान लो यहाँ जस्ट एग्जांपल यहाँ 19 दिया है, मतलब ऊपर क्लास अलग नीचे क्लास अलग दिया हुआ है, तो उसका एक तरीका रहता है, एक साइड 0.5 कम करो, दूसरे साइड 0.5 ज्यादा करो। नहीं तो गाइस अगर वो कंटिन्यूअस दिया हुआ है, मतलब कंटिन्यूअस लगातार 10 to 20 20 to 30 30 40, तब तो भाई बहुत सिंपल है, मैं बोलूंगा ये दोनों मीडियन मोड। एक बार मेरा वीडियो बस एक क्वेश्चन भी देख लोगे ना भाई, मैं बोलूं बहुत सिंपल, और ऐसे क्वेश्चंस आप सभी को हॉट्स के अंदर पूछे जाते हैं। इसके बाद गाइस हाँ मैं कुछ और बताने वाला हूं, बट उसके पहले ध्यान से सुन लेना अभी, क्योंकि जब तक वो ग्राफ बुक पे उठा के खुद से देखोगे ना तो नहीं समझेगा। तो क्या क्या और देखना है आपको, इसके मीडियन मोड मैंने बता दी, ये देख लेना, एक क्वेश्चन देख लोगे हो जाएगा। फॉर्मेट वैसा ही रहता है, इसमें बस फॉर्मेट पे फोकस करो। मीडियन मोड का फॉर्मेट देख लिया, दोनों टाइप का फॉर्मेट कंटिन्यूअस है इसका, हो गया। फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओके, हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हाँ, और साथ में क्रिंग साइन पे ध्यान देना है। क्रिंग हर जगह हिस्टोग्राम में यूज नहीं होता या पॉलीगॉन में यूज नहीं होता, कहां होता है ये हमने अपने वीडियो में बताया, उसका वीडियो का लिंक मैं नीचे लगा देता हूं। मगर सबसे पहले हमने बहुत पहले बताया था, बहुत लोगों ने गड़बड़ बता दिया था, इसलिए बोल रहा हूं जो हम लोग बोल रहे हैं प्लीज फॉलो करो। बहुत सारे बच्चों की बैंड बज गई थी, कुछ टीचर्स ने ये बोल दिया कि हर जगह लगाते हैं, हर जगह लगाने के कारण बच्चों की बैंड बज गई थी, एग्जाम में आ गया था। तो हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों ड्रॉ करना आता है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस का, और साथ में पाई डायग्राम और उसका पाई डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस अराउंड 15 से 20 मिनट में वो हो जाएगा। हमारा वीडियो देखोगे, एक टॉपिक देख लोगे ना भाई, समझ जाएगा। हाँ, अब गाइस मैं कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा आपको। वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मेरा सजेशन, बाकी मर्जी आपकी है, अगर आपका ये है कि ट्राई कि सर मुझे अलजेब्रा 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना विदाउट किसी डर के, विदाउट जो तुम्हारे दिमाग में 3 and 4 मार्क्स का हॉट्स का बैंड बजा के रखा गया है, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जो आपके 1.4 मतलब वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में ना, उसको छोड़ो मत, उसको अच्छे से करो। सॉल्व एग्जाम्पल अच्छे से करो, सॉल्व एग्जाम्पल को अच्छे, मैंने हर टाइप की चीजों को कवर कर लिया, जिससे आपके लिए ना बहुत कम टाइम के अंदर चीजों को समझना आसान हो जाएगा कि आपको करना क्या क्या है, करना क्या क्या है। तो मैंने बोला वर्ड प्रॉब्लम कभी मत छोड़ो आप, मैं बोला एक बार मेरा वीडियो देख लो भाई, मैंने इवन बच्चों की तरह ये भी सिखाया है कि आपको प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, आपने हर स्टेटमेंट को लेना कैसे, वो आपको समझना है, तो आपकी चीजें आसान हो जाएगी। तो शायद प्रदीप सर ने जो बताया जरूर आप समझोगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।